कहते हैं दुनिया में कोई भी रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा नहीं होता है, लेकिन जब वही रिश्ता खून खराबे पर उतर जाए तो क्या होगा। एक छोटा भाई जो दुनिया वाले से ये कहता है कि उसके बड़े भाई ने उसे बाप की तरह पाला है, लेकिन फिर वही भाई अपने बड़े भाई की तरक्की से जलने लगता है और खुद को छूटा हुआ महसूस करने लगता है। फिर एक दिन अपने हाथ में पिस्तौल लेता है और उसकी सारी गोलियां उतार देता है अपने बाप जैसे बड़े भाई के सीने में। और जिस बड़े भाई की यहाँ मौत हुई है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। जिस समय की मैं कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, तब वो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते थे। उनके जुटाए हुए फंड से ही पूरी पार्टी चलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार था तो वो वही थे। और तो और मौजूदा समय के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी तब उनके दोस्त हुआ करते थे। उस शख्सियत का नाम था प्रमोद महाजन, जिनके सरकारी बंगले के बाहर एक लाइन चिपकी हुई होती थी कि फ्रेंड्स वेलकम एनी टाइम बट रिलेटिव बाय अपॉइंटमेंट ओनली। मतलब दोस्त कभी भी आए उनका स्वागत है, लेकिन रिश्तेदार समय लेकर ही आए। और यही लाइन उनके जीवन के अंत का कारण बन जाता है। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको क्राइम कनेक्ट पर कनेक्ट करूंगा प्रमोद महाजन के कत्ल की कहानी से और बताऊंगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो उनके छोटे भाई ने उन्हें जान से मार दिया। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमोद महाजन की हस्ती क्या थी, इसके बारे में तो मैंने आपको बहुत कुछ ऊपर ही बता दिया है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हर घर की कहानी है। जहाँ पर दो भाई होते हैं वहाँ पर उनके बीच झगड़ा झंझट होता ही है, और कुछ ऐसी ही सिचुएशन प्रमोद महाजन की भी थी। दुनिया वालों के नज़र में वो भले ही एक बहुत ही पावरफुल नेता थे, लेकिन अपने घर में वो किसी के पति थे, किसी के पिता थे और किसी के भाई थे। और रिश्तों में अक्सर लोग उम्मीदें बांध लेते हैं, और जब वो उम्मीद टूटने लगता है तो फिर रिश्ता जो होता है ना वो जहर में बदल जाता है। और रिश्तेदारों को लेकर प्रमोद महाजन क्या सोचते थे वो तो उनके सरकारी बंगले के बाहर लिखी लाइन से ही पता चलता है कि उनके ज़िंदगी में दोस्तों का महत्व ज़्यादा था, लेकिन रिश्तेदारों का उतना महत्व था नहीं। और यही बात प्रमोद महाजन के छोटे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि भैया के पहुँच का इस्तेमाल करके दूसरे लोग इतना फ़ायदा पा रहे हैं, लेकिन खुद अगर उसे भैया से मिलना भी है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और यही अपॉइंटमेंट आगे चलकर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती है। बात 2006 की है, अप्रैल का महीना। उस वक्त प्रमोद महाजन अपने मुंबई वाले घर पर थे, फ्लैट में, और ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे रोज़ की तरह सुबह सुबह। पत्नी किचन में चाय बना रही थी और तभी दरवाजे पर दस्तक होता है। वो किचन से निकल कर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। देखती है कि सामने दरवाजे पर उसका देवर प्रवीण महाजन है। वही प्रवीण महाजन जो पिछली ही रात अपने बड़े भाई से फ़ोन पर लड़ रहा था अपनी पुरानी शिकायतों को लेकर, और फ़ोन कट जाने के बाद एक टेक्स्ट भी करता है कि अब न होगी याचना न प्रार्थना, अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। अब इस टेक्स्ट के बाद प्रमोद महाजन इस पर कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं देते और सुबह दरवाजे पर उनका भाई होता है। अब किस घर में, किस परिवार में झगड़ा नहीं होता है। अब इस झगड़े के चक्कर में मिलना मिलाना तो बंद होगा नहीं, इसलिए भाभी अपने देवर को घर के अंदर ले लेती है और वो खुद किचन में चली जाती है चाय बनाने के लिए। इधर जैसे ही प्रमोद महाजन की नज़र जाती है कि उसका छोटा भाई प्रवीण यहाँ है, तो वो अखबार पढ़ते हुए ही पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने इतना कहा ही था कि प्रवीण महाजन एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं अपनी वही पुरानी शिकायतें कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरे लोग आपके ज़रिए इतना कमा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुद हम यहाँ पे छटे हुए महसूस कर रहे हैं। यही सब शिकायतें उनकी चलने लगती है कि मुझे आपसे अगर मिलना भी होता है तो उसके लिए मुझे इग्नोर किया जाता है, बार बार पूछना पड़ता है कि आपसे मिलना है। ये सभी जो शिकायतें थी प्रवीण महाजन की, ये सब सुनते हुए एक तरह से कहूँ तो प्रमोद महाजन पत्थर हो गए थे कि रोज़ वो वही बात करता है। वो उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, उनकी जो नज़र होती है वो अपने अखबार पे ही होता है। इस पूरे बातचीत के दौरान वो एक बार ही अखबार से नज़र हटाते हैं और प्रवीण महाजन की तरफ देख कर कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम है तो मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हो। और इस एक अपॉइंटमेंट के बाद पे उसको इतना गुस्सा आता है कि अभी बातचीत शुरू हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ था, अंदर प्रमोद महाजन की पत्नी चाय बना ही रही थी कि ये जो प्रवीण महाजन होता है उठ खड़ा होता और अपने
पिस्तौल को निकालता है और धड़ाधड़ प्रमोद महाजन पर गोलियां चला देता है, एक के बाद एक 3। उसके पिस्तौल में कहते हैं कि और भी गोलियां थी और वो सारी जो जितने भी गोली थे पिस्तौल में सब उतार देना चाह रहा था अपने बड़े भाई के सीने में, लेकिन चौथी जो गोली होती है वो मैगजीन में ही फंस जाता है। यहाँ पे गोली की जब आवाज़ होती है तो सभी दौड़ कर आते हैं, पत्नी भी किचन से दौड़ कर आती है और देखती है कि ड्राइंग रूम में जो प्रमोद महाजन होते हैं वो खून से लथपथ बदहवास पड़े हुए हैं, लेकिन अब भी उनमें जान है। वो कहते हैं कि उनके बहनोई को बुला लें। उनका जो बहनोई होता है उसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रह रहे थे दूसरे महले पे, तो वहाँ से उनके बहनोई आते हैं और तुरंत ही बिना देरी किए हुए, बिना एम्बुलेंस के इंतज़ार किए प्रमोद महाजन को वहाँ से अपने कार में लेकर ही हिंदुजा अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ प्रमोद महाजन पर जो गोली चलाता है उसका छोटा भाई प्रवीण महाजन, उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होता है। गोली मारने के बाद वो फ्लैट से बाहर निकलता है और उस 15 माले के फ्लोर से वो पैदल ही नीचे उतरता है सीढ़ियों से, और फिर वहाँ पर जो अपनी गाड़ी लगी होती है उसको भी वहीं छोड़ देता है और निकल जाता है सड़क की तरफ। लेकिन वो कहीं भाग नहीं रहा था हत्या करके, बल्कि वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पास में एक ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पर वो पहुँचता है और अपनी सारी कहानी वहाँ पे बताता है। जिसके बाद वहाँ से उसको प्रवीण महाजन को वर्ली थाना के लिए रवाना कर दिया जाता है कि वहाँ पर जाके आप ये सारी चीज़ें बताइए। वहाँ पहुँचने के बाद प्रवीण महाजन एक इंस्पेक्टर से कहता है, मराठी में कहता है कि मैंने प्रमोद महाजन को गोली मार दी है, मैं सरेंडर करने आया हूँ। अब प्रवीण महाजन भी ऐसा नहीं था कि प्रवीण महाजन को कोई जानता नहीं था, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था वो प्रमोद महाजन था। प्रमोद महाजन एक बहुत ही बड़ी हस्ती थे उस समय के। तो पहले तो उनको विश्वास नहीं होता है कि प्रमोद महाजन को गोली लगी है और उनके भाई ने ही गोली मारी है। लेकिन जब ये बात खबर तेज होती है और सबको पता चलता है, उसके बाद पुलिस प्रवीण महाजन को हिरासत में ले लेती है और उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाते हुए मुकदमा दायर कर देते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर इसलिए क्योंकि अभी भी जो प्रमोद महाजन होते हैं वो मरे नहीं थे, वो अभी जिंदा थे और हिंदुजा अस्पताल में उन्हें बचाने की, उन्हें स्टेबल करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। जैसे ही ये खबर मीडिया में फैली उसके बाद एक तरह से समझिए कि पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। उन्हें जानने वाले लोग, पॉलिटिशियन से लेके उनके समर्थक सभी हॉस्पिटल के बाहर जुटने लगे, भीड़ इकट्ठा होने लगी और यहाँ पे उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की जाने लगी। उनका लीवर काफ़ी हद तक डैमेज हो गया था क्योंकि गोली उनके ऑर्गन में जाके फंस गई थी और उन्हें बचाने के लिए लंदन से एक लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट को भी बुलाया जाता है, जो भरपूर कोशिश करते हैं कि प्रमोद महाजन को बचा लिया जाए। अगले 13 दिन तक ये कोशिशें चलती है कि कैसे भी उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया जाए, उनकी जान बच जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और फिर अगले महीने 3 मई को उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके मौत के साथ ही, प्रमोद महाजन के मौत के साथ ही, ये पूरा जो अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था ये मर्डर में बदल जाता है। इधर जो प्रवीण महाजन होता है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में जेल में था ही। उसको जब ये खबर मिलती है कि उसके दादा यानी कि भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके चेहरे पर कुछ बदलाव नहीं आता है। कहते हैं कि उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं आता है। वो बस एक सवाल पूछता है कि क्या ये सच है। प्रमोद महाजन का ये पूरा मामला अब पुलिस के फाइल से निकलकर अदालत तक पहुंच गई थी, जहां सवाल यही उठ रहा था कि आखिर जो ये पूरा मर्डर हुआ इसके पीछे का मोटिव क्या है। कोई छोटा मोटा केस था भी नहीं है, तो पुलिस भी अपनी जो छानबीन होती है उसको जारी रखते हैं और पूरे जो टाइमलाइन होता है मर्डर से पहले का, जो प्रवीण महाजन होता है उसके घर से निकलने से लेकर मर्डर के टाइमिंग तक के पूरे टाइमलाइन को रिक्रिएट किया जाता है, छानबीन की जाती है कि क्या क्या हुआ होगा। तो प्रवीण महाजन के घर से लेकर प्रमोद महाजन के घर तक की दूरी जो होती है वो 1 घंटे की होती है। वो अपने कार से निकलते हैं और लगभग 5:30 बजे सुबह ही वो अपने घर से निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ वो पहुँचते हैं 7:30 बजे। जब पुलिस पूछती है कि इतना ज़्यादा टाइम कहाँ लगा, तो इस पर वो बताते हैं कि घर से निकलने के बाद वो रास्ते में 2 जगह चाय पीते हैं, अपने बड़े भाई से मिलने से पहले एक मंदिर में भी जाते हैं, और जब उसको लगता है कि अब उनके जो दादा है प्रमोद महाजन वो उठ गए होंगे, तो फिर वो घर पे जाते हैं। अब ये सारी बातें पता चलती है, कोर्ट में फिर से ट्रायल शुरू होता है और वहाँ भी इसी बात पे जोर दिया जाता है कि आखिर इसके पीछे की मोटिव क्या है इस मर्डर को करने। सिर्फ गुस्सा आया और किसी ने गोली मार दी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई भाई अपने भाई को बस इतनी छोटी सी बात पर गोली मार दे। तो यहाँ पे जो प्रमोद महाजन की पत्नी होती है रेखा, वो बताती है कि जो प्रवीण महाजन है ये अपने बड़े भाई प्रमोद महाजन से पैसे की डिमांड कर रहे थे, उनसे पैसा मांग रहे थे कि आप मुझे पैसा दीजिए। और जब प्रमोद महाजन मना कर देते हैं कि पैसा वो नहीं देंगे,
तो वो गुस्से में गोली मार देता है। यहाँ पे जो प्रवीण महाजन होता है वो भी एक्सेप्ट करता है कि उसने गुस्से में गोली चलाई थी, लेकिन प्रवीण महाजन यहाँ पर एक बयान पे टिका नहीं रहता है। जैसे जैसे कोर्ट ट्रायल आगे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके बयान कई बार बदलते हैं। कभी वो पार्टी फंड में हुए फंड के हेर फेर की बात करता है कि प्रमोद महाजन जो है पार्टी फंड में हेर फेर कर रहे हैं, अपने निजी खर्च के लिए पार्टी फंड का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कभी वो कहता था कि उसके बड़े भाई प्रमोद महाजन का किसी और महिला के साथ संबंध है, लेकिन इन सभी बातों को एक सिरे से नकार दिया जाता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को लेकर प्रमोद महाजन के मर्डर का कोई मोटिव नहीं है कि अगर किसी और से संबंध है या पैसों का हेर फेर, इसलिए प्रवीण महाजन अपने भाई को क्यों मारेगा। ये सभी बातें चलती रहती है, तरह तरह की कंस्पिरेसी भी इस पर बनती रहती है, और अंत में 2007 में जो अदालत होती है वो प्रवीण महाजन को अपने भाई के मर्डर के लिए उम्र कैद की सज़ा दे देती है और उन्हें नासिक जेल में भेज दिया जाता है, जहां रहते हुए वो एक किताब भी लिखते हैं जिसमें शायद वो अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि उसने अपने बड़े भाई को मारकर कुछ गलत नहीं किया। उस किताब में वो कुछ घटनाओं का भी जिक्र करते हैं जिससे कि प्रमोद महाजन गलत साबित हो सके, लेकिन ऐसा होता नहीं। आगे कई और लोग भी कंस्पिरेसी थ्योरी अपनी बनाते हैं कि मौत की वजह कुछ और होगी, प्रवीण महाजन बस एक मोहरा था जिसने जाकर गोली चलाया, उसके पीछे कोई और रहा होगा। लेकिन ये सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रवीण महाजन उम्र कैद की जब सज़ा झेल रहा था उस वक्त उसकी पत्नी बीमार पड़ती है और वो पेरोल पर बाहर आता है। बाहर तो आता है लेकिन वापस फिर कभी जेल पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि उसके जो पैरोल होता है उसके आखिरी दिन में उसका जो प्रवीण महाजन की मृत्यु हो जाती है ब्रेन हैमरेज से, और उसके बाद ये केस बंद हो जाता है। लेकिन वो सवाल हमेशा के लिए रह जाता है कि क्या सच में एक छोटे भाई ने अपने बाप जैसे बड़े भाई को सिर्फ इस बात पर गोली मार दी कि उसने अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा, या इसके पीछे की वजह कुछ और है जो आज तक हम सभी से अनजान है। अब ये सभी एक सवाल ही है, और इन सवालों पर आपका क्या कहना है वो भी आप हमारे क्राइम कनेक्ट पर आकर कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी आज की इस कहानी में बस इतना ही। हम नए सफ़र में नए कहानी के साथ मिलेंगे, नए किरदार होंगे उसमें, जो उनकी कोई नई कहानी होगी, लेकिन मैं यहीं पर हूँगा आपके साथ क्राइम कनेक्ट पर क्राइम और क्रिमिनल की कहानी सुनाने के लिए। तो आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।